जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई और तैयारी अच्छे से हो रही होगी। आज हम लेकर के आए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के समान अध्ययन के मॉडल प्रैक्टिस सेट का यह चौथा सेट है। आइए आज हम लोग इस चौथे सेट का हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? पवनार, साबरमती, सेवाग्राम या टाल स्टाई फार्म। तो इसमें देखिए, जो आपका सेवाग्राम है ये भी गांधी ने जो है कि स्थापित किया, साबरमती को भी और टाल स्टाई फार्म को भी। लेकिन जो पवनार है इसका स्थापना गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनार, ऑप्शन नंबर 1। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो फिनिक्स सेटलमेंट, एक इन्होंने अफ्रीका में यानी गांधी जी ने अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका समझ लीजिए इसको, दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की। एक फिनिक्स सेटलमेंट, इसकी स्थापना 1904 में, और दूसरी टाल स्टाई फार्म, जो चौथा ऑप्शन दिया है टाल स्टाई फार्म, इसकी स्थापना इन्होंने 1910 में किया था। तो ये जो टाल स्टाई फार्म था ये नेटाल में स्थापित किया गया था, नेटाल में इसकी स्थापना हुई थी। और जो फिनिक्स सेटलमेंट है इसकी स्थापना नेटाल की स्थापना जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये जोहान्सबर्ग में नेटाल की स्थापना, एक मिनट, तो जो नेटाल था इसकी स्थापना जोहान्सबर्ग में, और जो फिनिक्स सेटलमेंट है फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना जोहान्सबर्ग में, फिनिक्सबर्ग की स्थापना आपका हुआ था जोहान्सबर्ग में। आइए अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पवनार हो जाएगा। और इस पवनार का जो स्थापना किया गया था यह विनोबा भावे के द्वारा महिलाओं के लिए किया गया था। पवनार की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा महिलाओं के लिए किया गया था। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, राणा टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो राणा टिग्रीना है यह मेढक का, यानी कि एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो जो लेड का रासायनिक प्रतीक है वो Pb होता है, यानी कि P और B। इसका पूरा नाम भी होता है Pb का। इसे लाटिन प्लम्बम के नाम से जाना जाता है, लाटिन प्लम्बम। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 82 होता है। तो इसका राइट आंसर Pb हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में संरेखित होता है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है, जैसे मानते हैं ये पृथ्वी के चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है भौगोलिक रूप से यह उत्तर में है, जबकि उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से दक्षिण में है। इसलिए कोई भी जो मैग्नेट होता है या चुंबक होता है वो सदैव जो उत्तर और दक्षिण में संरेखित होता रहता है। 5वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 6 और 4 का गुणा कर दीजिए और इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 29 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 और 5 गुणा कर दीजिए तो 40 होगा। तो 40 में कितना जोड़ेंगे कि 48 हो जाएगा, तो 8 जोड़ दीजिए तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा।
उस चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 840 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो एक शतरंज प्रतियोगिता, शतरंज की बात कर रहा है, यहाँ पर शतरंज की बात हो रही है। प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं और खेल जो है नॉकआउट के आधार पर होगा। तो इसमें टोटल जो है कि 124 बार खेलेंगे। तो 125 में आप 1 माइनस कर दीजिए, 124 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 124। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर के सवाल चलते हैं। एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे 2 खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। तो एक खेल का मैदान है, एक खंभा जो है कि 30 मीटर का है, यह खंभा 30 मीटर का और दूसरा खंभा 15 मीटर का है। खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है, यानी पाद बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 36 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये इसकी दूरी भी 36 मीटर ही होगा। अब कह रहा है कि यहाँ से मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको जो है कि बी मान लेते हैं। तो ए से बी का दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 30 मीटर है, ये 15 मीटर है और मान लेते हैं इसको सी मान लेते हैं। तो ए और सी कितना अधिक हो गया? 15 मीटर हो गया। तो ये 15 मीटर हो गया। तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस 36 का स्क्वायर कर लीजिए। ये इसको अंडर रूट में लगा दीजिए दोनों को। तो इसका कितना आ जाएगा टोटल? ये अंडर रूट में आ जाएगा 1521। अब 1521 ये किसका जो है कि वर्गमूल होगा? तो 1521 जब भी वर्गमूल होगा इसमें ये 39 का वर्गमूल होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 इसको जोड़िए यहाँ से, 1 2 1 3 5 3 8 8 1 9। तो यहाँ पे 9 हो गया। अब इन्हीं 2 को जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियाँ क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि ये सभी बत्तियाँ 8:20 पर एक साथ जलती हैं तो फिर ये दोबारा किस समय एक साथ जलेंगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8:27 8:27 12 बजे। इसको कैसे हल करेंगे? बहुत आसान है। 72 48 और 108 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो निकालते हुए जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 आया तो इनको काट दीजिए, फिर 2 आएगा। तो ऐसे करते हुए आप इनका जो है कि कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका 8:27 12 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर हम कर नहीं सकते हैं, जगह भी बहुत कम है, मोबाइल के द्वारा वीडियो बनाना पड़ता है और उसके साथ ही साथ समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जिससे जो रुचि है थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए हम बहुत शॉर्ट रूप में ही समझा दे रहे हैं। आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। आगे देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तो ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। यानी जो यूनाइटेड किंगडम था वो यूरोपीय संघ से निकला तो उसे ब्रेग्जिट का नाम दे दिया गया और यह 2020 में यह निकल गया था। 31 जनवरी 2020 में, 31 जनवरी डेट भी आप याद कर लीजिए। 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय बम्बई में है। पहले यह कलकत्ता हुआ करता था। अब भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1937 में हाँ 1937 में
तो 1937 में तो इसको ट्रांसफ़र किया गया था कोलकाता से बम्बई के लिए, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की स्थापना ये हुआ था अप्रैल 1935 में, जबकि 2 साल बाद इसे बम्बई में स्थानांतरित किया गया। जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना कोलकाता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। और आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में मौजूद नमी की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। आगे देखते हैं। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो ये जो अस्त्र है यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। कौवा, तो कौवा तो लुप्तप्राय है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोयल भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाँ जी हाँ, यही लुप्तप्राय है, जो राजस्थान में और गुजरात में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। मोर भी लुप्तप्राय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे चलते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो इसको जो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आरंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इस अल हिलाल का प्रथम जो संस्करण हुआ था यह 1912 में कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता से प्रकाशित हो रहा था। यह एक प्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र था और उर्दू भाषा में यह प्रकाशित हुआ करता था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? देखिए, जहाँ नहीं है तो पहले उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं है। तो सवाना घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान है। लेकिन ये जो फेन है, यह फेन एक प्रकार की दलदली मृदा है। यह एक प्रकार की दलदली मृदा है, तो इसमें जो फेन है यही घास का मैदान नहीं है। और इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ये जो घास के मैदान है ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार, थोड़ा सा इन पर हम एक बार नज़र रख लेते हैं। तो ये जो सवाना है, ये सवाना घास का मैदान। तो जो घास के मैदान होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो उष्ण घास के मैदान होते हैं और एक शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। अब भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो 35 डिग्री के बाद जितने भी घास के मैदान होंगे वे सभी शीतोष्ण क्षेत्र में आएंगे, और जो जीरो से लेकर के 30 डिग्री के बीच में होंगे ये उष्ण घास के मैदान कहलाएंगे। तो जो सवाना है ये अफ्रीका का एक उष्ण घास का मैदान है। और जो स्टेपी है, स्टेपी यह मध्य एशिया में पाई जाने वाली एक जो कि शीतोष्ण घास की मैदान है। और जहाँ जहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान होंगे वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पशुपालन और पशुचारण होता है। और वहाँ पे जो उद्योग विकसित होते हैं वे पशुओं से संबंधित उद्योग होते हैं, और चाहे वो दुग्ध प्रसंस्करण से संबंधित हो, चाहे मांस से संबंधित हो, चाहे जानवरों के खाल से संबंधित हो, चाहे जानवरों से होने वाले जो उत्पादन होने वाले जो ऊन है उनसे संबंधित उद्योगों का विकास होता है। ये कहाँ पे होगा? जो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। अब उसके बाद प्रेरी जो है, तो ये प्रेरी भी जो है कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है, जो कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। और प्रेरी के मैदान में बहुत अधिक मात्रा में जो है कि गेहूं की पैदावार होती है। और उसी प्रेरी के मैदान में ही एक नगर है विनिपेग, और विनिपेग जो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी कहलाती है। देखिए, मैं जितना बोल रहा हूँ यदि आप लोग चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पंपास घास के मैदान है, मैं लिख दे रहा हूँ, पंपास घास के मैदान है। तो ये जो पंपास घास का मैदान है यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में है। प्रेरी शीतोष्ण घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और एक वेल्ड होता है, वेल्ड भी वो घास का मैदान ही है। तो यह वेल्ड जो है कि घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है, और यह जो है कि आपका दक्षिण अफ्रीका में
पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो भारतीय ध्वज का जो डिज़ाइन था इसको तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पिंगली वेंकैया ने। आगे चलते हैं। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो जो सार्क है उसका विस्तृत रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आइए सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क के बारे में बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सार्क का सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसके बाद सार्क की स्थापना, जो सार्क की स्थापना हुई थी यह स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय या सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय या सचिवालय जो है वह काठमांडू में स्थित है, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। सार्क में कुल 8 देश हैं। सार्क में कुल 8 देश हैं। सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में टोटल 8 देश हैं। जो 8वां देश है वो लेटेस्ट है, अफ़गानिस्तान बना। 8वां देश अफ़गानिस्तान के रूप में था। अब इसमें जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं, यानी कि भारत से लगे हुए सभी देशों को सम्मिलित कर लीजिए, और प्लस एक भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर एक द्वीपीय देश स्थित है जिसका नाम मालदीव है, उसको जोड़ दीजिए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? सार्क के देश कहलाएंगे। तो 8 देश में नाम आपको बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले तो भारत हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, फिर भूटान, फिर उसके बाद आपका नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के ऊपर चले जाइए तो अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर श्रीलंका द्वीपीय देश, और भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर मालदीव द्वीपीय देश। ये सभी 8 देश जो हैं कि सार्क के सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं।